नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम 10 नवंबर 2025 के द हिंदू अखबार की कुछ अहम खबरों और विश्लेषणों पर नजर डालेंगे। जी। ये खबरें समसामयिक मामलों, खासकर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए काफी मायने रखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दिल्ली की खबरों से। सबसे पहले बात दिल्ली के वायु प्रदूषण की। 9 और 10 नवंबर को इंडिया गेट पर लोग जमा हुए। इनमें आम नागरिक थे, पेरेंट्स थे, पर्यावरण कार्यकर्ता, सभी शामिल थे। उनकी सीधी मांग थी कि हवा की ये जो बेहद खराब हालत हो गई है, उस पर सरकार तुरंत कोई ठोस कदम उठाए। कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। हाँ, क्योंकि इंडिया गेट शायद आधिकारिक विरोध स्थल नहीं है, वो जंतर मंतर है। बिल्कुल। और उस समय दिल्ली में हवा की हालत वाकई बहुत गंभीर थी। रियल टाइम मॉनिटरिंग में PM 2.5 का स्तर कई जगह 300 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से भी ज्यादा था। बाप रे, ये तो खतरनाक श्रेणी हो गई। जी हाँ, खतरनाक या बहुत अस्वास्थ्यकर। CPCB मतलब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उसने भी 9 नवंबर को NCR के कई स्टेशनों को बहुत खराब या गंभीर श्रेणी में बताया था। तो लोगों का गुस्सा जाहिर है, सेहत की चिंता है, खासकर बच्चों की। और ये हर साल की कहानी है। बिल्कुल, ये समस्या बार बार लौट कर आती है और कहीं न कहीं लोग इसे सरकारी इंतजामों की मतलब शासन की विफलता के तौर पर देख रहे हैं। अच्छा, तो ये हर साल होता है? इसकी असली जड़ें क्या हैं? मतलब क्यों फंस जाती है दिल्ली इस धुन में हर बार? देखिए, ये कई चीजों का मिला जुला असर है। सीधी सी बात है, कोई एक वजह नहीं है। एक तो है स्थानीय कारण, जैसे गाड़ियों का धुआं, कंस्ट्रक्शन से उठती धूल, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और कुछ घरों में जो ईंधन जलता है वो भी। फिर है क्षेत्रीय कारण, जैसे पड़ोसी राज्यों में खासकर पंजाब और हरियाणा में पराली जलाना और वहां से धूल का हवा के साथ दिल्ली तक आ जाना। पराली जलाने का कितना असर होता है, इस पे तो बहुत बहस होती है। कोई कहता है बहुत ज्यादा, कोई कहता है कम। हाँ, इसमें अलग अलग अनुमान हैं, ये सच है। कुछ स्टडीज कहती हैं कि जब प्रदूषण पीक पर होता है, उन दिनों में दिल्ली के PM 2.5 में पराली का हिस्सा 40-50% तक भी पहुंच सकता है। अच्छा, इतना ज्यादा? जी, कुछ दिनों में। लेकिन अगर आप पूरे सीजन का औसत निकालें, तो वो शायद करीब 10 से 30% के बीच रहता है। तो ये एक अहम फैक्टर तो है, खासकर जब हवा बहुत ज्यादा खराब होती है। और मौसम का भी रोल होता है शायद। बिल्कुल। दूसरी बड़ी वजह मौसम ही है। सर्दियों में क्या होता है, तापमान कम हो जाता है, हवा की रफ्तार धीमी हो जाती है और हवा की जो निचली परत है, बाउंड्री लेयर, वो उथली हो जाती है। इससे प्रदूषक जमीन के पास ही फंस कर रह जाते हैं। इसे टेम्परेचर इन्वर्जन भी कहते हैं। अच्छा, तो सरकार इसके लिए क्या करती है? ये GRAP का जिक्र बार बार आता है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। जी। GRAP तरह का इमरजेंसी प्लान ही समझिए। जैसे जैसे हवा की क्वालिटी बिगड़ती है, मतलब AQI बढ़ता है, वैसे वैसे और कड़े कदम उठाए जाते हैं। क्या क्या कदम होते हैं इसमें? इसमें पहले तो सलाह जारी की जाती है, फिर जरूरत पड़ने पर कंस्ट्रक्शन रोका जा सकता है, ट्रकों की एंट्री बंद की जा सकती है, स्कूल बंद करने पड़ते हैं। ये सब स्टेप बाय स्टेप होता है। इसे लागू करने की जिम्मेदारी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM और दूसरी एजेंसियों की है। लेकिन सवाल वही है, क्या ये कारगर है? हाँ, अगर हर साल यही हाल है तो कहीं ना कहीं कमी तो होगी ना? बिल्कुल, आपकी बात सही है। प्लान तो बना है, पर जमीन पर उसे अमल में लाने में दिक्कतें हैं। जैसे नियमों को सख्ती से लागू करवाने में कमी दिखती है। अलग अलग सरकारी विभागों में तालमेल, कोऑर्डिनेशन, वो भी एक मसला है। अच्छा। और कई बार एक्शन लेने में देरी हो जाती है। इसके अलावा जिम्मेदारी किसकी है, ये भी कई बार बटा हुआ होता है। राजनीतिक खींचतान भी होती है और प्रशासन और जनता के बीच एक भरोसे की कमी भी महसूस होती है। ये सब मिलकर इसे मुश्किल बना देते हैं। समझ गया। अब दिल्ली से ही जुड़ा एक दूसरा मामला देखते हैं। ये संस्कृति और प्रशासन से जुड़ा है। फूल वालों की सैर एक काफी पुराना ऐतिहासिक त्योहार है। जी हाँ। उसे DDA यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण से आखिरकार मंजूरी मिल गई, लेकिन खबर है कि इसमें उपराज्यपाल को दखल देना पड़ा। अच्छा। हाँ, पहले वन विभाग के कुछ नियम थे और जमीन किसके अधिकार क्षेत्र में आती है, इस पर कुछ कंफ्यूजन था, जिसकी वजह से अनुमति अटकी हुई थी। हाँ, फूल वालों की सैर तो दिल्ली की गंगा जमुनी तहजीब, मिली-जुली संस्कृति का एक बहुत खूबसूरत प्रतीक है। ये सदियों पुराना त्योहार है। जी। ये हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाता है। इसमें योग माया मंदिर और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह, दोनों जगह पर फूलों की चादर चढ़ाई जाती है। कहते हैं इसकी शुरुआत मुगल काल में हुई थी। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये दिल्ली की पहचान है।
पर्यटन से जुड़ा है और स्थानीय लोगों की रोजी रोटी से भी जुड़ा है। तो इसमें पेंच कहाँ फंसा था? अनुमति क्यों रुकी हुई थी आखिर? मसला असल में पर्यावरण और जमीन से जुड़ी चिंताओं का था। ये त्योहार मेहरौली के जिस आम बाग में होता है वो एक संरक्षित हरा भरा इलाका है, एक ग्रीन एरिया है। फिर डीडीए और वन विभाग के बीच इस बात पर शायद भ्रम था कि जमीन का असली क्षेत्राधिकार किसका है। ये दिक्कत अक्सर शहरों में आती है जहां विकास की जरूरतें, पर्यावरण की चिंताएं और सांस्कृतिक विरासत, इनके बीच संतुलन बनाना पड़ता है। हाँ, ये तो है। उपराज्यपाल के दखल से मामला तो सुलझ गया, पर यह सवाल तो उठता ही है कि क्या ऐसे मामलों के लिए कोई तय और पारदर्शी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए थी? बिल्कुल। तो इससे शासन के लिए, गवर्नेंस के लिए क्या बड़े सबक मिलते हैं? देखिए, ये मामला साफ तौर पर दिखाता है कि शहरी जमीनों के मैनेजमेंट में कितनी उलझनें हैं, खासकर जब कई सरकारी विभागों का अधिकार क्षेत्र आपस में टकराता है। जी। और साथ ही ये चुनौती भी सामने आती है कि पर्यावरण बचाने और सांस्कृतिक रिवाजों को बनाए रखने के बीच संतुलन कैसे साधा जाए। जरूरत इस बात की है कि ऐसी मंजूरी शर्तों के साथ दी जाए जो पारदर्शी हों, जैसे शोर कितना होगा, कूड़ा मैनेजमेंट कैसे होगा, भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, पेड़ों को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा, इन सब पर सीमाएं तय हों। और सिर्फ मंजूरी देना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं, उन शर्तों का पालन हो भी रहा है या नहीं, ये देखना, उसकी निगरानी करना भी उतना ही जरूरी है। सही बात है। चलिए अब जरा अर्थव्यवस्था की तरफ चलते हैं। एक खबर उत्तर प्रदेश से है। वहाँ के कुछ पारंपरिक औद्योगिक केंद्र जैसे मुरादाबाद, हाँ, पीतल नगरी, हाँ, पीतल के काम के लिए मशहूर है। आगरा जूतों के लिए, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए, मेरठ खेल के सामान के लिए और भदोही कालीनों के लिए। जी, ये सब बहुत पुराने और अहम सेंटर्स हैं। खबर है कि ये सब आजकल आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने भारत के कुछ सामानों पर आयात शुल्क मतलब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है, जिससे इनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। और अब वहां के व्यापारी सरकार से मदद, एक तरह से बेल आउट पैकेज मांग रहे हैं। जी, ये वाकई चिंता की बात है। अगर आंकड़ों को देखें तो यूपी भारत के कुल निर्यात में लगभग 8% का योगदान देता है। ये रकम करीब 2.7 लाख करोड़ रुपए बनती है वित्त वर्ष 2023-24 के हिसाब से। अच्छा खासा हिस्सा है। हाँ, और इन क्लस्टर्स से खास तौर पर हैंडीक्राफ्ट, कालीन, चमड़े का सामान, कांच का सामान, ये सब निर्यात होता है। और अमेरिकी बाजार इनके लिए बहुत ही अहम है। यूपी के कुल निर्यात का लगभग 30-35% अमेरिका जाता है। बाप रे। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इन क्लस्टर्स में 40 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं और इनमें ज्यादातर छोटी छोटी इकाइयों MSMEs में है, जो ज्यादातर असंगठित क्षेत्र में आती हैं। अब ये जो अमेरिकी टैरिफ है, जो कुछ सामानों पर औसतन 10-25% तक लग रहा है, वो इनकी लागत को बढ़ा रहा है, जिससे इनका माल महंगा हो जाता है। क्या सिर्फ अमेरिकी टैरिफ ही वजह है या कुछ और भी कारण है इसके पीछे? देखिए, अमेरिकी टैरिफ एक बड़ा तात्कालिक कारण जरूर है, लेकिन जड़ें थोड़ी और गहरी हैं। पहली बात तो ये है कि 2019 में अमेरिका ने भारत को GSP यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस के तहत जो व्यापारिक छूट मिलती थी, वो खत्म कर दी थी। हाँ, वो याद है। उससे भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में पहले ही थोड़े महंगे हो गए थे। और इसके अलावा दूसरा कारण है बढ़ता हुआ संरक्षणवाद, मतलब प्रोटेक्शनिज्म। अमेरिका और दूसरे देश भी अब कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा उत्पादन उनके अपने देश में ही हो। तीसरा, इन छोटे उद्योगों की अपनी कुछ कमजोरियां भी हैं। इनके पास बड़ी कंपनियों की तरह मोल भाव करने की ताकत नहीं होती, न ज्यादा पूंजी होती है, न बड़ा ब्रांड नाम। हाँ, ये तो है। चौथा, देश के अंदर भी लागत का दबाव बढ़ा है, जैसे बिजली महंगी हुई, माल ढुलाई का खर्चा बढ़ा और कभी-कभी GST रिफंड मिलने में भी देरी हो जाती है। ये सब मिलकर इनके मुनाफे को, मार्जिन को कम कर देते हैं। और पांचवां, दुनिया भर में एक आर्थिक सुस्ती का माहौल भी है, जिससे अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े बाजारों में मांग में थोड़ी नरमी आई है। तो इसका असर जमीनी स्तर पर कैसा दिख रहा है? क्या हालात है वहां? असर काफी बुरा दिख रहा है। खबरें आ रही हैं कि मुरादाबाद, आगरा, भदोही जैसे सेंटर्स में ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, कुछ कारखाने बंद भी हुए हैं। या PLI स्कीम, क्या उनसे कुछ मदद नहीं मिल रही इन लोगों को? सरकार की कई स्कीमें हैं, ये सही है, जैसे रोडी TP है, जिससे निर्यात पर लगे कुछ टैक्स वापस मिल जाते हैं। लेकिन कई बार ये पैसा वापस आने में देर लगती है, जिससे कंपनियों को कैश फ्लो की दिक्कत हो जाती है। डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स DEH एक अच्छी पहल है, पर अभी इसका जमीनी स्तर पर असर दिखना बाकी है।
पीएलआई स्कीम जो है वो ज्यादातर बड़े उद्योगों और कुछ खास सेक्टर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या फार्मा पर ज्यादा केंद्रित है। इन पारंपरिक उद्योगों पर उसका फोकस कम है। अच्छा। एमएसएमईज के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम भी है, पर शायद जानकारी की कमी या गारंटी की शर्तों के कारण सभी छोटे उद्यमी इसका पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो फिर रास्ता क्या है? इन पुराने पारंपरिक उद्योगों को कैसे बचाया जा सकता है? कोई समाधान है? देखिए, तुरंत राहत के लिए तो उन्हें शायद आसान शर्तों पर वर्किंग कैपिटल लोन मिल सकता है, या बिजली और जीएसटी का जो बकाया है उसे चुकाने में कुछ मोहलत दी जा सकती है। शॉर्ट टर्म रिलीफ। जी, लंबे समय के लिए उन्हें नए बाजार तलाशने होंगे। जैसे भारत जिन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीएस कर रहा है, यूएई है, ऑस्ट्रेलिया है, भविष्य में यूके से हो सकता है, वहां मौके ढूंढने होंगे। मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। बिल्कुल। साथ ही उन्हें अपने कारीगरों का हुनर निखारने, नए डिजाइन बनाने और खासकर आजकल जो मांग है पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद बनाने पर ध्यान देना होगा। क्लस्टर लेवल पर लॉजिस्टिक्स और एक्सपोर्ट की सुविधाएं बेहतर करनी होंगी। और हाँ, कूटनीतिक स्तर पर अमेरिका के साथ जो व्यापार वार्ता चल रही है उसमें इन मुद्दों को मजबूती से उठाना होगा। सही कहा। अब आते हैं शासन, सुरक्षा और समाज से जुड़े कुछ और अहम मुद्दों पर। एक संपादकीय छपा है जो एयर इंडिया फ्लाइट 171 AI 171 दुर्घटना की फाइनल जांच रिपोर्ट जारी करने की मांग कर रहा है। जी, मैंने भी पढ़ा। इसमें कहा गया है कि पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए बहुत जरूरी है, और जो पीड़ितों के परिवार हैं उन्हें भी तो सच जानने का हक है। बिल्कुल सही बात है। ये एक बहुत ही संवेदनशील मसला है। AI 171 एक दुखद हादसा था। भारत में ऐसे विमान हादसों की जांच AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो करता है। ये DGCA के तहत आता है। ये जांच अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक होती है जो ICAO Annex 13 में दिए गए हैं। इस मामले में शुरुआती जानकारी तो दी गई थी, जैसा कि होता है, लेकिन फाइनल रिपोर्ट अब तक पब्लिक नहीं की गई है और इसी वजह से तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, अटकलें लग रही हैं। ये रिपोर्ट रोकी क्यों गई है? मतलब क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? इतनी देरी क्यों? ये साफ तौर पर कहना तो मुश्किल है, पर कई पहलू हो सकते हैं। अक्सर ऐसे मामलों में पारदर्शिता की कमी देखी जाती है, ये एक आम समस्या है। ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों में ऐसी रिपोर्टें आमतौर पर साल भर के अंदर जारी कर दी जाती हैं, हाँ, जरूरी हिस्सों को संपादित करने के बाद। तो यहाँ क्यों नहीं? रिपोर्ट ना आने से जवाबदेही तय नहीं हो पाती कि आखिर चूक कहाँ हुई थी, क्या वो तकनीकी थी, ऑपरेशनल थी या सिस्टम में कोई कमी थी। इससे विमानन सुरक्षा की जो संस्कृति है, सेफ्टी कल्चर, वो भी कमजोर होती है, क्योंकि हादसों से सीखना बहुत जरूरी होता है। हाँ, ताकि आगे ऐसा ना हो। बिल्कुल। और पीड़ित परिवारों को भी जानने का अधिकार है कि आखिर हुआ क्या था। और एक और बात, भारत अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICO का सदस्य है। उसे सूचना साझा करने की जो वैश्विक मानक हैं, उनका पालन करना चाहिए। तो देरी की वजह क्या हो सकती है? कोई अंदरूनी कारण? क्या लगता है? हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। हो सकता है ये ब्यूरोक्रेटिक ढिलाई हो, मतलब फाइलों में मामला अटका हो, या फिर अपनी प्रतिष्ठा बचाने या मुकदमों से बचने की कोशिश हो। कई बार अलग अलग एजेंसीज, DGCA, मंत्रालय, एयरलाइन, बीमा कंपनियां, इनके बीच तालमेल की कमी भी हो सकती है। शायद हमारे नियमों में रिपोर्ट जारी करने की कोई बहुत सख्त समय सीमा ना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ संवेदनशील जानकारियों को, फाइंडिंग्स को दबाने की कोशिश हो। ये सब संभावनाएं हैं। तो इसमें क्या सुधार होने चाहिए? नीतिगत स्तर पर क्या बदलाव जरूरी लगते हैं? देखिए, सबसे अहम तो यह है कि AAIB को और ज्यादा स्वतंत्रता दी जाए, इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस, ताकि वो बिना किसी बाहरी दबाव के अपना काम कर सके। ये भी जरूरी है कि एक नियम बनाया जाए कि फाइनल रिपोर्ट एक तय समय सीमा के अंदर, मान लीजिए 12 महीने में, अपने आप पब्लिक करनी होगी। अच्छा, ऑटोमेटिक रिलीज। बड़े हादसों की जांच पर संसद की निगरानी भी हो सकती है, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट। फ्लाइट डेटा का विश्लेषण और मजबूत होना चाहिए, और पीड़ित परिवारों के साथ बातचीत का, कम्युनिकेशन का एक स्पष्ट प्रोटोकॉल होना चाहिए। अमेरिका का NTSB या UK का AAIB इस मामले में बेहतर उदाहरण माने जाते हैं। असल में ये मुद्दा शासन की नैतिकता, सूचना के अधिकार और संस्थागत भरोसे से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल।
अब अगला लेख एक काफी दिलचस्प विचार सामने रख रहा है, तमिलनाडु के द्रविडियन मॉडल को खेल नीति में लागू करने की बात। हाँ, ये मैंने भी देखा। तरकीब दिया जा रहा है कि ये मॉडल जो सामाजिक न्याय, बराबरी और कल्याण पर जोर देता है, उसे अगर खेलों में इस्तेमाल किया जाए तो भागीदारी बढ़ाई जा सकती है, जाति लिंग के जो भेद हैं उन्हें तोड़ा जा सकता है और शायद नतीजे भी बेहतर आ सकते हैं। हाँ, द्रविडियन मॉडल तमिलनाडु की राजनीति और समाज का एक अहम हिस्सा रहा है, खासकर 1960 के दशक से। इसका आधार ही सामाजिक बराबरी, तर्कवाद, पिछड़ों के लिए आरक्षण और सरकारी कल्याणकारी योजनाएं हैं। जी इसे भारत में खेलों की दुनिया की एक बड़ी सच्चाई से जोड़ रहा है कि यहाँ आज भी जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर काफी असमानता है। मौके सबको बराबर नहीं मिलते, ये हकीकत है। तो ये मॉडल खेलों में कैसे काम करेगा, क्या मतलब है इसका? इसे कई तरह से लागू करने की बात की जा रही है लेख में। जैसे सामाजिक न्याय के तहत गांव और हाशिए पर रहने वाले युवाओं, मान लीजिए दलित, आदिवासी, मछुआरे समुदाय के बच्चे, उनके लिए खास खेल योजनाएं बने। सरकार की कल्याणकारी भूमिका के तहत स्थानीय स्तर पर खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बने, अच्छी कोचिंग मिले, खिलाड़ियों को सही पोषण मिले। तर्कवाद और योग्यता के तहत खिलाड़ियों का चुनाव सिर्फ उनकी काबिलियत पर हो, ना कि भाई भतीजावाद या राजनीतिक पहुंच पर। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। विकेंद्रीकरण के जरिए छोटे शहरों और गांवों में खेल अकेडमियां बने, सामुदायिक लीग हों और प्रतिनिधित्व के तहत लड़कियों और अलग-अलग इलाकों के युवाओं को बराबर मौके मिले, मतलब इंक्लूजनिटी। क्या तमिलनाडु में ऐसा कुछ हो भी रहा है? कुछ हद तक तो हो रहा है। तमिलनाडु ने अपना खेल बजट बढ़ाया है। खबरों के मुताबिक 2024-25 में ये करीब 460 करोड़ है। अम्मा युवा खेल योजना, मुख्यमंत्री ट्रॉफी जैसी कुछ स्कीमें भी चल रही हैं। अच्छा। एक सर्वे शायद एनएसओ का था 2023 का, उसके मुताबिक तमिलनाडु में खेलों में लोगों की भागीदारी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। तमिलनाडु में करीब 28% है, जबकि राष्ट्रीय औसत शायद 18% के आसपास है। खेलो इंडिया गेम्स में भी तमिलनाडु का प्रदर्शन पिछले कुछ सालों में अच्छा रहा है, टॉप 5 में रहता है अक्सर। तो ये क्यों जरूरी है? खेलों में सामाजिक न्याय की बात क्यों उठ रही है? ये कई लिहाजों से बहुत जरूरी है। एक तो ये खेल में जो असमानता है उसे कम करेगा। अभी भी हम देखते हैं कि ज्यादातर खिलाड़ी बड़े शहरों या अमीर घरों से आते हैं। हाँ। दूसरा, इसका सेहत से सीधा जुड़ाव है। जितने ज्यादा लोग खेलेंगे उनकी सेहत उतनी सुधरेगी, युवा अपराध और नशे जैसी चीजों से दूर रहेंगे। तीसरा, ये देश की सॉफ्ट पावर भी बढ़ाता है और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। चौथा, इसका एक आर्थिक पहलू भी है। भारत में खेल उद्योग अभी जीडीपी का लगभग 0.5% ही है, लेकिन इसमें बढ़ने की बहुत संभावना है, शायद 2% से भी ज्यादा। तो ये सिर्फ पदक जीतने की बात नहीं है, ये खेल को समाज के हर तबके तक पहुंचाने की बात है। मतलब एक्सक्लूसिविटी से इक्वालिटी की तरफ जाने की बात है। बिल्कुल। अब एक नजर जरा वैश्विक राजनीति पर डालते हैं। एक लेख इस बात का विश्लेषण कर रहा है कि जोहराम ममदानी, जो खुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट बताते हैं, जी, वो न्यूयॉर्क शहर, जो दुनिया की वित्तीय राजधानी मानी जाती है, वहां मेयर का चुनाव कैसे जीत गए। इसे अमेरिका की शहरी राजनीति में एक बड़े बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। मतलब लोग जमीनी स्तर पर कल्याण, बराबरी और बड़ी कंपनियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हाँ, ये वाकई ध्यान खींचने वाली बात है। न्यूयॉर्क, जहाँ वॉल स्ट्रीट है, उसे तो पूंजीवाद का, फाइनेंस का गढ़ माना जाता है। वहाँ एक ऐसे उम्मीदवार का जीतना जिसकी विचारधारा समाजवादी या वामपंथी हो, ये दिखाता है कि शहर में बढ़ती आर्थिक असमानता, महंगे होते घर, स्वास्थ्य सेवाओं की लागत जैसे मुद्दों से लोग कितने ज्यादा परेशान हैं। और ये दुनिया भर में दिख रहे एक ट्रेंड से भी मिलता है। खासकर महामारी के बाद कुछ देशों में वामपंथी या लोक लुभावन नेताओं का उभार देखा गया है, जैसे बर्नी सैंडर्स अमेरिका में, कॉर्बिन यूके में या लूला ब्राजील में। हाँ। लेकिन ऐसा न्यूयॉर्क जैसे शहर में क्यों हुआ? इसके पीछे क्या खास कारण रहे होंगे? देखिए, कई कारण मिलकर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा तो है आर्थिक असमानता। न्यूयॉर्क में टॉप 1% लोगों के पास शहर की 40% से ज्यादा दौलत है और पिछले 10-12 सालों में औसत किराया 70% से भी ज्यादा बढ़ गया है। ओ बाप रे! तो जाहिर है लोग अब ऐसी नीतियां चाहते हैं जिनसे अमीरी गरीबी का ये फासला कम हो। दूसरा, जमीनी स्तर पर बहुत मजबूत प्रचार किया गया, घर घर जाकर वोट मांगना, डिजिटल कैंपेन चलाना, लोगों को जोड़ना।
ग्रास रूट्स मोबिलाइजेशन। जी, तीसरा पहचान और प्रतिनिधित्व का पहलू भी है। ममदानी युगांडा भारतीय मूल के हैं। उन्होंने विविधता और प्रवासी समुदायों का प्रतिनिधित्व किया और मजदूर वर्ग व अल्पसंख्यकों से जुड़ाव बनाया। चौथा, उनकी नीतियां जैसे सस्ते घर उपलब्ध कराना, सबके लिए मुफ्त या सस्ता ट्रांसपोर्ट पास, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाना और अमीरों की प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाना। और पांचवा, एक तरह की प्रतिष्ठान विरोधी भावना। लोग शायद स्थापित नेताओं से, मध्यमार्गी डेमोक्रेट से भी मोहभंग महसूस कर रहे थे। खासकर युवा वर्ग कोविड के बाद की मंदी के दौर में समाजवादी आदर्शों की तरफ ज्यादा आकर्षित हुआ। तो इसके क्या बड़े मायने हैं? क्या ये सिर्फ न्यूयॉर्क की कहानी है या इसका असर और भी जगह दिखेगा? नहीं, मुझे लगता है इसके मायने सिर्फ न्यूयॉर्क तक सीमित नहीं है। ये शायद उस नव उदारवादी सोच पर, नियोलिबरलिज्म पर सवाल खड़े करता है जो पिछले कई दशकों से हावी रही है, जहां ये माना जाता था कि बाजार सब ठीक कर देगा। अब शायद शहरी वोटर सरकार से कल्याणकारी भूमिका की उम्मीद ज्यादा कर रहे हैं। रेगुलेशन की बजाय वेलफेयर पर फोकस है। ये लोकतांत्रिक समाजवाद शब्द की एक तरह से रीब्रांडिंग भी है। जो शब्द पहले शीत युद्ध के दौर में डरावना लगता था, अब उसे स्थानीय समस्याओं के व्यवहारिक हल के तौर पर देखा जा रहा है। इससे ग्रीन न्यू डील या सबके लिए आवाज जैसे विचार और फैल सकते हैं। भारत के लिए इसमें क्या सबक हो सकते हैं? भारत के लिए भी इसमें सोचने वाली बात है कि शहरों में समावेशी विकास कैसे हो, योजना बनाने में लोगों की भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए और जरूरतमंदों के लिए कल्याणकारी मॉडल कैसे काम करें। जैसे दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक या तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन, ये कुछ उदाहरण हैं। सही है। अब रुख करते हैं विज्ञान और पर्यावरण की दुनिया की तरफ। भारत की पहली सौर वेधशाला, इसरो का आदित्य L1 अंतरिक्ष यान। जी, बड़ी उपलब्धि है ये। हाँ, अब वो L1 पॉइंट से सूर्य की गतिविधियों जैसे सौर विस्फोटों, कोरोनल मास इजेक्शंस CME और सौर ज्वालाओं सोलर फ्लेयर्स की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें और डेटा भेजना शुरू कर दिया है। जी, आदित्य L1 भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए वाकई एक मील का पत्थर है। इसका मुख्य मकसद सूर्य के बाहरी वातावरण यानी कोरोना, सौर हवा और उसके चुंबकीय क्षेत्र को समझना है। ये पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट 1 पर स्थित है। ये L1 पॉइंट क्या है खास? ये एक ऐसी जगह है जहां पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल एक तरह से संतुलित हो जाता है। ये पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। यहाँ होने का फायदा ये है कि यहाँ से यान बिना किसी ग्रहण या रुकावट के लगातार 24x7 सूर्य पर नजर रख सकता है। अच्छा। इसमें 7 अलग-अलग उपकरण यानी पेलोड्स लगे हैं। जैसे VLC कोरोना की स्टडी करेगा, सूट पराबैंगनी यानी UV तस्वीरें लेगा, ASPEX सौर पवन के कणों को जांचेगा और भी हैं। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मतलब सूर्य की स्टडी से हमें क्या फायदा होगा? इसके कई बड़े फायदे हैं। सबसे अहम है स्पेस वेदर यानी अंतरिक्ष के मौसम का पूर्वानुमान बेहतर करना। सूर्य से जो ये CME और फ्लेयर्स निकलते हैं, हाँ, जो विस्फोट होते हैं, जी, वो पृथ्वी पर हमारे सैटेलाइट्स, नेविगेशन सिस्टम जैसे GPS और यहाँ तक कि जमीन पर बिजली ग्रिड को भी ठप कर सकते हैं। और आदित्य L1 से मिली जानकारी हमें इनकी पूर्व चेतावनी देने में मदद करेगी, जिससे हम अपने कीमती उपकरणों को बचा सकते हैं। दूसरा, ये भारत के लिए वैज्ञानिक रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तीसरा, ये दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए भी अहम डेटा देगा, जो नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के जो सौर मिशन है उनके साथ मिलकर काम करेगा। और कोई रणनीतिक महत्व भी है इसका? हाँ, बिल्कुल, इसका रणनीतिक महत्व भी है। ये हमारे गगनयान मिशन के लिए, नेविगेशन सैटेलाइट्स के लिए और रक्षा संचार प्रणालियों के लिए भी मददगार होगा। और ये सब हासिल हुआ है करीब 3799 करोड़ की लागत में, जो तुलनात्मक रूप से देखें तो काफी कम है। वाकई कमाल है। और अंत में एक बेहद जरूरी पर्यावरणीय मुद्दे पर आते हैं। ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक स्टडी आई है। जी, ये बताती है कि जलवायु परिवर्तन और उर्वरकों का असंतुलित इस्तेमाल, खासकर नाइट्रोजन वाले यूरिया का जरूरत से ज्यादा उपयोग और जैविक खादों की कमी, हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है। ये भारत भर में मिट्टी की जान यानी उसमें मौजूद कार्बनिक कार्बन, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन SOC को कम कर रहे हैं। ये SOC क्या होता है? SOC या सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी में मौजूद जो जैविक पदार्थ होते हैं, जैसे पौधों की पत्तियां, जड़ें, गोबर खाद वगैरह, उनमें जमा कार्बन होता है। ये मिट्टी की सेहत का सबसे बड़ा पैमाना है। अच्छा, ये क्यों जरूरी है? आता है, उसकी पानी सोखने की क्षमता बढ़ाता है,
उसमें रहने वाले जो फायदेमंद कीटाणु हैं, माइक्रोब्स, उनको पोषण देता है और पौधों को पोषक तत्व मुहैया कराता है। एक तरह से ये मिट्टी की जान है। और साथ ही मिट्टी कार्बन को सोख कर रखती है, तो ये जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी हमारी मदद करती है। एसओसी का कम होना मतलब मिट्टी की सेहत का बिगड़ना। तो ICAR की स्टडी में खासतौर पर क्या पता चला है? कहाँ और क्यों कम हो रहा है ये एसओसी? स्टडी बताती है कि खासकर जो हमारे सिंधु गंगा के मैदान हैं, दक्कन का पठार है और जो सूखे इलाके हैं, वहां की मिट्टी में एसओसी कम होने का ट्रेंड दिख रहा है। क्यों? वजह क्या है? वजहें कई हैं। एक तो बढ़ता तापमान और अनियमित बारिश, ये मिट्टी में जैविक पदार्थों के गलने की रफ्तार को बदल रहे हैं। दूसरा, रासायनिक खादों का अंधाधुंध इस्तेमाल, खासकर नाइट्रोजन यानी यूरिया का। हाँ, हमारे यहाँ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम यानी NPK का जो इस्तेमाल है, उसका आदर्श अनुपात तो 4.2:1 माना जाता है, लेकिन वो बिगड़कर करीब 3.1 हो गया है। मतलब हम नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा, खेतों में गोबर, फसल के अवशेष जैसे जैविक खाद डालने कम हो गए हैं। चौथा, मिट्टी का कटाव और जरूरत से ज्यादा जुताई भी कार्बन को मिट्टी से उड़ा देती है। इसका असर किन फसलों पर ज्यादा दिख रहा है? इसका असर चावल, गेहूं उगाने वाले इलाकों, कपास और गन्ने की फसलों पर ज्यादा दिख रहा है। आंकड़े वाकई चिंताजनक हैं। भारतीय मिट्टी में औसत एसओसी सिर्फ 0.3 से 0.6% के बीच है, जबकि आदर्श रूप से ये 1% से ज्यादा होना चाहिए। सॉइल हेल्थ कार्ड की डेटा से भी यही पता चला है कि 50% से ज्यादा मिट्टी के नमूनों में ऑर्गेनिक कार्बन कम पाया गया है। तो इसके नतीजे क्या होंगे? मतलब ये क्यों इतनी चिंता की बात है? नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम होगी, यानी पैदावार घटेगी। एसओसी कम होने से मिट्टी में जो कार्बन जमा था, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनकर वापस हवा में जाएगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगी। ओह, मतलब ये एक दुष्चक्र जैसा है। बिल्कुल। मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता कम होगी, सूखा या बाढ़ झेलने की उसकी ताकत कम हो जाएगी, और लंबे समय में देखें तो ये हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। क्या सरकार इस बारे में कुछ कर रही है? कोई नीतियां हैं? हाँ, कुछ योजनाएं तो हैं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, जिसका मकसद किसानों को उनकी मिट्टी की सेहत के बारे में बताना है ताकि वो सही खाद डालें। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर NMSA और परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY जैसी योजनाएं जैविक खेती और मिट्टी संरक्षण को बढ़ावा देती हैं। भारत ने अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं NDC में भी मिट्टी में कार्बन बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। तो फिर और क्या करने की जरूरत है? कहाँ कमी रह रही है? सबसे जरूरी है खादों का संतुलित इस्तेमाल। मतलब सिर्फ यूरिया पर निर्भरता कम करनी होगी, जैविक खाद और बायो फर्टिलाइजर्स को बढ़ावा देना होगा। यूरिया पर जो सब्सिडी है, उसे शायद तर्कसंगत बनाने की जरूरत है ताकि उसका बेजा इस्तेमाल रुके। फसल के अवशेषों को जलाने की बजाय खेत में मिलाना या उसकी कंपोस्ट बनाना बहुत जरूरी है। खेतों के किनारे पेड़ लगाना, जिसे एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं, और कवर क्रॉप्स उगाना भी फायदेमंद है। क्लाइमेट स्मार्ट खेती की तकनीकें अपनानी होंगी, जैसे ड्रिप सिंचाई, प्रिसिशन फार्मिंग। और निगरानी? हाँ, मिट्टी की सेहत की नियमित निगरानी करनी होगी, और शायद इसे किसी प्रोत्साहन योजना से भी जोड़ा जा सकता है। एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है 4/100, जिसका लक्ष्य है दुनिया भर में मिट्टी में कार्बन की मात्रा हर साल 0.4% बढ़ाना। भारत को भी इस दिशा में और तेजी से काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। तो आज हमने कई अहम मुद्दों पर बात की। दिल्ली की हवा और उसकी संस्कृति से जुड़ी चुनौतियों से लेकर यूपी के उद्योगों पर आर्थिक दबाव, विमानन सुरक्षा में पारदर्शिता की मांग, खेलों को समावेशी बनाने के विचार, वैश्विक राजनीति के बदलते समीकरण। हाँ, अंतरिक्ष में भारत की छलांग और हमारी जमीन, हमारी मिट्टी की सेहत तक काफी बड़ा कैनवस था आज। बिल्कुल, और ये सब मुद्दे कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। जैसे आप देखें, पर्यावरण के मुद्दे स्थानीय भी हैं, जैसे दिल्ली का प्रदूषण, और राष्ट्रीय भी, जैसे मिट्टी की सेहत। आर्थिक नीतियां जमीनी स्तर पर लोगों की जिंदगी को सीधा प्रभावित करती हैं, और शासन के सिद्धांत, चाहे वो पारदर्शिता हो, जवाबदेही हो या संतुलन साधना हो, वो हर क्षेत्र में मायने रखते हैं। सही कहा। आज की इस चर्चा के बाद ये सवाल जरूर मन में आता है कि विकास की हमारी जो प्राथमिकताएं हैं, चाहे वो शहरों का मैनेजमेंट हो, आर्थिक नीतियां हो या खेती के तरीके,
क्या वो वाकई लंबे समय तक टिकने वाली स्थिरता और सामाजिक न्याय को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं? या हम कहीं तात्कालिक फायदों और फौरी समाधानों में ही तो नहीं उलझ कर रह गए हैं?